नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में आज से शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। आज से अनलॉक 2 जो है शुरुआत हो रही है अनलॉक 2 की, और उसके तहत सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति मिली है। सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, जिम और बार ये बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर भी अब लोग खाना खा सकते हैं। इस अनलॉक 2 में संचालकों को हालांकि ग्राहकों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। देहरादून नगर निगम और कैंट क्षेत्र के बाजार रविवार को बंद रहेंगे। तो आज से अनलॉक 2 देश भर में शुरू हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड में आज से शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे। लेकिन तैयारियां किस तरह की हैं? क्योंकि अनलॉक 1 में जिस तरह से लोगों ने लापरवाही बरती, उसको लेकर कल पीएम ने भी एक संदेश दिया कि भाई लापरवाही ना बरती जाए। तो अब प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं? जी देखिए कौशल, जिस तरीके से आपने सबसे पहले प्रधानमंत्री के जो कल संबोधन का जिक्र किया, तो उसमें ये कहा गया है कि लोग थोड़ा सा जो लापरवाही सामने आ रही है उसको बिल्कुल न बरतें। लेकिन रियायतें मिल गई हैं उत्तराखंड के लिए। आज दो नई चीज़ें हैं। एक तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड के तमाम जिलों के लोग चारधाम यात्रा में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। रियायतें मिल गई हैं। रेस्टोरेंट में अभी तक जो ऑनलाइन डिलीवरी थी वो हो रही थी, लेकिन अब जो लोग घरों से बाहर निकलेंगे वो रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकते हैं। लेकिन जो रेस्टोरेंट संचालक हैं उनको उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ताकि अगर भविष्य में कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित आता है तो उसकी ट्रेसिंग करने में आसानी हो सके। इसके साथ ही जिस तरीके से धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त पहले ही मिल गई थी, लेकिन देहरादून का नगर निगम क्षेत्र जो था वहाँ पर धार्मिक स्थल पूर्ण तरीके से बंद थे। अब उनको भी इजाज़त मिल गई है। जो धार्मिक स्थल है, मंदिर जो है वो खुल सकेंगे। और इसके साथ ही दूर से जो श्रद्धालु हैं उनको दर्शन करने की अनुमति होगी। कोई मंदिर की घंटियों को नहीं छुएगा। इसके साथ ही मूर्तियों को छूने की इजाज़त नहीं होगी। जो प्रसाद है उसका आदान प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ नियम और शर्तें हैं कोरोना की, जिसके चलते अनलॉक 2 में ये रियायतें दी गई हैं। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंद है, जैसे आपने जिक्र किया कि स्विमिंग पूल अभी नहीं खुलेंगे, और इसके साथ ही जिम अभी नहीं खुलेंगे। जो कोचिंग संस्थान है वो अभी नहीं खुलेंगे। इसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, स्थिति बेहतर होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आपने कहा कि तैयारियां क्या हैं, तो तैयारियों को लेकर देखिए, एक तरफ तो रियायतें मिल रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो कोरोना का आंकड़ा है वो नहीं रुक रहा है, ये चिंता है। और इस बीच जो है अगर रियायतें मिल रही हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी तैयारियाँ भी ज़रूरी हैं ताकि ये संक्रमण कहीं फैले ना। तो इसको देखते हुए तमाम चीज़ें हैं, कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, और सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अगर आने वाले समय में कुछ स्थिति खराब होती है तो उस पर कैसे काबू पाया जा सके। हालांकि 2 से 3 दिन अभी तक उत्तराखंड में देख रहे हैं कि जो मामले कोरोना के तेज़ी से बढ़ रहे थे उनमें कुछ राहत मिली है। अब कुछ संख्या कम हुई है 2 से 3 दिनों में। इस बहुत ज़्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, भले ही ये आंकड़ा जो है 2900 के करीब पहुँच गया है। तो ऐसे में जो सरकार की तैयारियाँ हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, उनको भी जो है सरकार को देखना है। इसके साथ ही लोगों को भी कई चीज़ें फॉलो करनी हैं। एक मॉर्निंग वॉक को लेकर बड़ा सवाल था कि अगर जो है शुरुआत बाज़ारों की 7 बजे से होगी तो मॉर्निंग वॉक लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कार्रवाई होगी। लेकिन स्थिति साफ हो गई है। 5 बजे के बाद शहरवासी और उत्तराखंड वासी बाहर घूम सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। बाकायदा इसमें आपको शर्तों का पालन करना होगा, मास्क पहनना ज़रूरी है, और साथ ही साथ कहीं पर भीड़ एकत्रित ना हो। इस पर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है अगर आप कहीं पर भी कोविड के नियमों की अनदेखी करते हैं। तो इसके साथ ही जो रियायतें मिली हैं, साथ ही साथ जो है इन रियायतों पर जिस तरीके से जनता को ये बताया गया है कि वो शर्तों का पालन भी करें, तो उसको लेकर भी जो है प्रशासन की सख्ती है। और इसके साथ एक नई बात यह है कि पहले देहरादून को शनिवार और रविवार के दिन बंद रखा गया था, लेकिन अब देहरादून को शनिवार रविवार की जो बंदी की पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन देहरादून नगर निगम का क्षेत्र और कैंट क्षेत्र काफ़ी एरिया कवर करता है देहरादून का, ये बाजार जो है पूर्ण तरीके से रविवार को अब बंद रहेंगे। जी कौशल, बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। तो आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है, और सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक उत्तराखंड में, देहरादून में, राजधानी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर दुकानें खुलेंगी, धार्मिक स्थल खुलेंगे, और आज से रेस्टोरेंट में भी कस्टमर्स को जो सर्विस है वो मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आज से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। एक तरफ बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित यात्रा की तैयारियां पूरी कर चुके हैं, तो वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित
अभी भी यात्रा के विरोध में हैं। उनका कहना है कि केदारनाथ धाम और यात्रा पड़ावों पर इंतजाम पूरे नहीं है, ऐसे में यात्रा शुरू करना ठीक नहीं है। तो वहीं गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित भी यात्रा के विरोध में हैं। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। बद्रीनाथ धाम में तो तीर्थ पुरोहितों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन केदारनाथ धाम में अभी तीर्थ पुरोहित इसके विरोध में है, क्योंकि उनका कहना है कि ना तो केदारनाथ धाम में और ना ही यात्रा पड़ावों पर किसी तरह की तैयारियां हैं, ऐसे में अभी ये यात्रा शुरू ना की जाए। वहीं गंगोत्री धाम में भी इसी तरह का विरोध देखा जा रहा है। बद्रीनाथ मंदिर में यात्रियों के दर्शन की और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई है, पूरा एक नक्शा खाका बना लिया है और लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, दर्शन करके मंदिर से बाहर जाएंगे। पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरी धर्मशालाएं देखिए आप बंद पड़ी हुई हैं। रास्ते में जो है कोई दुकान चालू नहीं है, रास्ते में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज प्रशासन ज़बरदस्ती इस कोरोना महामारी को देखते हुए यात्रा चालू करना क्यों चाहती हैं। हम अभी भी बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि यात्रा जो है अभी फ़िलहाल इस कोरोना महामारी के चलते हुए बंद रहे, और हम चारों धामों के लोग जब तक हम लोग आपस में मिल बैठ कर के एक बैठक वो नहीं करेंगे तय, तब तक मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि आप तब तक जो है यात्रा यहाँ पर बंद हो। और रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। उत्तराखंड में फिर बारिश की संभावना जताई जा रही है। 3 से 5 जुलाई तक तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने ये भारी बारिश की आशंका जताई है। टिहरी और देहरादून में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरह से 3 से 5 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है, चेतावनी जारी की है, कई इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है, ऐसे में चारधाम यात्रा पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो कैसे निपटा जाएगा अगर ये भारी बारिश देखने को मिलती है उत्तराखंड में? जी देखिए कौशल, यहाँ पर जो है जो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि जहाँ पर जो चारधाम है उस लोकेशन पर भी जो है बारिश की पूरी संभावना है। ऐसे में जो है जो यात्री वहाँ पर जा रहे हैं उनको सुरक्षा के साथ, सतर्कता के साथ इस बार जाना होगा। यात्रा की शुरुआत में ही इस तरीके से बारिश की का जो पूरा अनुमान है, लेकिन इसमें एक बात और भी है कि जो बारिश की संभावना है भारी बारिश की, वो कुमाऊं को तो काफी हद तक कवर करेगी, लेकिन अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो उसमें टिहरी और देहरादून ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट 3 से 5 तक दिया गया है। इसके साथ ही इन 3 दिनों में पूरे प्रदेश में लगातार अच्छी बारिश होगी। बारिश होने से जो चारधाम है वहां पर जो है ठंड बढ़ना स्वाभाविक है। तो जो भी यात्रा में प्रदेशवासी जा रहे हैं उन प्रदेशवासियों को यहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जैसे ही मौसम विभाग का अलर्ट जारी होता है तो उस अलर्ट के साथ ही जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो भी अलर्ट पर आ जाता है। तो वहां पर जो है तमाम, जिस तरीके से हमने पहले भी बताया है कि जो वहां पर SDRF है उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। तो पूरी प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिशें हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लोग वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि सड़कों का खस्ता हाल जो है बारिश के बाद वहां पर हो जाता है, तो इन सब चीजों को देखते भी लोग जो है यात्रा की ओर निकलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 3 से 5 जुलाई तक तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। चारधाम यात्रा पर भी इस बारिश का असर पड़ सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में एक दिन में कोरोना के 18,653 नए केस सामने आए हैं। तो देश में एक दिन में कोरोना के 18,653 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 507 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको कोरोना से जुड़ी बता रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 18,653 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 507 लोगों की मौत हुई है। और कुल आंकड़ा जो मृतकों का है वो 17,400 हो गया है। देश में कुल मरीजों की संख्या की बात करें तो 5,85,493 मरीज कोरोना के हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोनिल दवा को लॉन्च करने के बाद से ही बाबा रामदेव की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पतंजलि की कोरोनिल दवा के मामले में केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को एक नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, ICMR और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस मामले में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि पतंजलि ने कोरोनिल को लेकर दावा किया था कि कोरोनिल कोरोना की दवा है। हालांकि बाद में पतंजलि ने इस मामले में यू टर्न भी ले लिया और अब पतंजलि का कहना है कि हमने तो इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा बनाई थी। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोनिल पर बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोरोनिल का जो दवा का विवाद है अब उसको लेकर बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोरोनिल पर स्पष्टीकरण देंगे बाबा रामदेव। दोपहर 12 बजे बाबा रामदेव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो कोरोनिल पर स्पष्टीकरण देंगे बाबा रामदेव। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बाबा रामदेव। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोनिल पर बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 12 बजे। दूसरी ओर कोरोनिल पर ही आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उत्तराखंड कांग्रेस महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और पूर्व सीएम हरीश रावत महंगाई और उनके खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को लेकर राजभवन के बाहर धरना देने जा रहे थे, मगर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको पहले ही रोक लिया। हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ण रूप से सरकार विफल हो गई है, जिससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महंगाई के खिलाफ हरीश रावत ने धरना दिया तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। पुलिस ने दलील दी कि हरीश रावत ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया था, मगर हरीश रावत भी कहां हार मानने वाले हैं। सुबह होते ही जैसे ही हलचल बढ़ी, हरीश रावत अपने हाथ में ये मूढ़ा लेकर राजभवन की तरफ कूच करने लगे। दरअसल हरीश रावत ने सबसे पहले एबीपी गंगा से खास बातचीत में ही कहा था कि वो सरकार के एक्शन के खिलाफ राजभवन में अकेले ही धरने पर बैठेंगे, मगर पुलिस ने हरीश रावत को बैरियर लगाकर रास्ते में ही रोक लिया। इससे नाराज हरीश रावत सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सर हमारी मजबूरी नहीं, यदि यहाँ पर रोका गया मुझको तो फिर ये दिन भर चलता रहेगा जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा। सर मैं इस स्थान से हटूंगा नहीं, या तो मुझको जो है गिरफ्तार करिए। हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। एक प्रतीकात्मक विरोध था मेरा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और जब मैं आया तो मैं हाथी बड़कला से अकेले चल करके, एक लोग जो गाड़ी में ला रहे थे वो लोग थे, और मैं अपना मोड़ा खुद ले करके बड़ा आगे विजयनगर के पास में मुझे पुल पर रोक दिया गया। हरीश रावत का आरोप है कि उनके खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का झूठा मामला दर्ज किया गया है, जबकि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं हुआ है। मैं क्वारंटाइन से निकला था तो बाहर धन्यवाद देने शिव जी को मैं रायपुर गया, और कार्यकर्ताओं से मैंने कहा भाई बैलगाड़ी में ले जाओ ताकि मैं जो है वहाँ भगवान शिव को धन्यवाद दे सकूं। अकेले गया था तब। अभी कुछ रोज पहले ही देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अभी एक रोज पहले हरीश रावत के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई हुई, मगर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि सिर्फ मुकदमे विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों हो रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कुछ दिनों पहले रामनगर में लोगों की भीड़ के बीच पहुंच गए थे। उन पर सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सतपाल महाराज को लेकर भाजपा सरकार क्यों खामोश रही? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, शस्त्र विहीन, अस्त्र विहीन, धन विहीन, बस केवल मन के भाव हैं। और पेट्रोलियम जिस तरीके से जनता त्रस्त है, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का निर्णय लिया, और एआईसीसी का आह्वान था, सोनिया जी का निर्देश था, मैं उसका पालन। उत्तराखंड में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। जाहिर है जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के काम भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसे हरीश रावत लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं। लोकतंत्र की जिस तरीके से उत्तराखंड में हत्या हो रही है, उसके प्रति लोगों का ध्यान जाए, लोगों की आवाज़ बुलंद हो। बात बढ़ते बढ़ते यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा तो इसके लिए हरीश रावत दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी त्रिवेंद्र सिंह रावत। बढ़ती महंगाई के विरोध में विपक्ष इन दिनों सूबे की त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर है।
सूबे में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष की सरकार से नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार उसके सवालों का जवाब देने के बजाय मामले को डाइवर्ट कर रही है। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर काशीपुर के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा पर हमला किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है और जब विपक्ष जनता की मांग उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। साथ ही प्रीतम सिंह ने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस तरह की कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। आइए ये रवि ये